संसद के लोकसभा का मानसून सत्र का 16वां दिन आज वित्त मंत्री सीतारमण ने नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी और बिहार एसआईआर पर हंगामे के आसार। सांसदों के लिए 184 बहुमंजिला फ्लैट बंद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैटों का उद्घाटन कर बाबा के सिंह मार्ग पर बनाए गए टाइप 7 के फ्लैट। बिहार में वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का दिल्ली में पैदल मार्च। संसद भवन से चुनाव आयोग के ऑफिस तक करेंगे पैदल मार्च। और वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से वोट चोरी के सबूत मांगे। नोटिस में कहा महिला के डबल वोट डालने का दावा गलत हुआ है। भारतीय नौसेना का अरब सागर में युद्धाभ्यास आज से शुरू। पाकिस्तान अपने इलाके में करेगा फायरिंग ड्रिल। ऑपरेशन सिंदूर के 4 महीने बाद शक्ति प्रदर्शन। बिहार के 7 जिलों में बाढ़, 10 लाख लोग प्रभावित। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा का पानी सड़कों तक पहुंचा। 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है और सीएम योगी आदित्यनाथ सत्र में शामिल होंगे। विधानसभा सत्र सिर्फ 4 दिनों का होगा। एक दिन लगातार 24 घंटे तक विधानसभा की कार्रवाई चलेगी, यानी कि 13 से 14 अगस्त तक पूरा कंटिन्यू 24 घंटे तक ये कार्रवाई चलेगी। मंत्री अपने अपने विभागों का विजन डॉक्यूमेंट्स भी पेश करेंगे। और सीधा चलते विधानसभा की कार्रवाई जिस तरह से चल रही है वो तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। डॉक्टर रागिनी, आपका नाम है क्या रागिनी? क्या आप रागिनी हैं? डॉक्टर रागिनी को बुलाया। प्रश्न नंबर 1 उनका है। अभी तो व्यवस्था शुरू नहीं है, अभी हाउस शुरू नहीं है। अव्यवस्थित कहां हो गया? अभी अव्यवस्था कहां से होगी? अभी तो शुरू नहीं हुआ। नहीं, मेरा ये निवेदन है माननीय संग्राम जी, अभी हाउस बैठा है, 1 मिनट भी नहीं हुई। अव्यवस्था कहां हुई है जो व्यवस्था का प्रश्न कर रहे हैं? आप अव्यवस्थित हैं तो व्यवस्थित हो जाइए। आप विरोधी दल से जुड़ा प्रकरण है मानवर। क्या प्रकरण है? नेता विरोधी दल बताए ना क्या विषय है। उनसे जुड़ा हुआ तो मैं उन्हीं से निवेदन करूंगा कि बताएं क्या विषय। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन सुन लीजिए। निर्देश पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय नेता विरोधी दल गोरखपुर जनपद में विरासत गलियारा माननीय नेता प्रतिपक्ष उपस्थित हैं। अच्छा होगा वही अपनी पूरी बात बताएं तो सामने आ जाएगी, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना। विरासत गलियारा पांडे से जटाशंकर चौराहे तक बिना नोटिस दिए व्यापारियों की दुकानें गिराई जा रही थी, जिसके संबंध में माननीय विरोधी दल नेता का प्रतिनिधि मंडल 25/6/2025 ये किस उसमें बोल रहे हैं? क्या माननीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्नकाल है माननीय। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। और ये अपने आप में व्यवस्था इनको बनाना चाहिए माननीय। व्यवस्था तो ये पैदा नहीं कर रहा है माननीय, ये व्यवस्था में सहयोग भी नहीं कर रहा है माननीय। नहीं, नेता विरोधी दल का सम्मान है, सब लोग सम्मान करते हैं। कौन सी बात किस वक्त कही जाए माननीय, इसके लिए नियम भी है, परंपरा भी है माननीय। नहीं, संवैधानिक पद हम भी मान रहे हैं ना, वो है। जानने के लिए वहां जा रहे थे मानवर, पुलिस रोक देती, कोई ऐतराज नहीं था। वो विषय, भारतीय जनता पार्टी वो विषय किसी विषय को लेकर आइए तो सरकार उसका जवाब देगी। किसी भी विषय को लेकर बात करना शुरू कर जेसीबी लगा करके मानवर उनको रोका, काले झंडे दिखाए और उनकी गाड़ियों को माने वीडियो फुटेज हर जगह है। ये नहीं हो सकता, मैं इस बात को नहीं मानता ये ऐसा हुआ ऐसा। मानवर बहुत माननीय नेता प्रतिपक्ष, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हुआ होगा। वो क्या तो आप बताइए। माननीय नेता विरोधी दल, माननीय नेता प्रतिपक्ष का विषय देखिए, इसको मैं बहुत तूल देना नहीं चाहता तो मत दीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन ये सही है। माननीय मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में दुकानें गिराई जा रही थी। वहां के कुछ लोग आए, हमारे राष्ट्रीय नेता से मिले। उन्होंने कहा कि हमारी दुकानें गिराई जा रही हैं, मुआवजा की बात नहीं हो रही। उन्होंने हमें कहा कि आप जाइए, उनसे मिलिए, उनकी क्या समस्याएं हैं सुन के आके हमको बताइए। मैं यहाँ से अपने नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के साथ जा रहा था
तो रास्ते में सीहा पार से ही कार्रवाई शुरू हो गई, क्योंकि जो पुलिस की गाड़ी लगाई गई थी कि आगे चलेगी वो पीछे हो गई। मैंने कहा भाई क्यों पीछे हो रहे हो, आगे क्यों नहीं चल रहे हो? तो कहा मेरी गाड़ी खराब है। मैं सर्किट हाउस गया, वहां कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब पाड़े हाथा पहुंचा तो आपके पार्टी के लोग, अगर पुलिस रोक देती तो कोई बरसवा नहीं था। मैं संभल जाना चाहता था, आपने रोक दिया, मैं रुक गया। बहराइच जाना चाहता था, आपने रोक दिया, मैं रुक गया। आपके पार्टी के कार्यकर्ता वहां खड़े होकर के भटे भदे नारे लगा रहे थे, रोक रहे थे। हमारे आगे जो 2 गाड़ी चल रही थी उसको तोड़ भी दिया। इसके बाद जब हम लोगों ने अपने लोगों को समझाया, हाँ कुछ मत बोलो, झगड़ा करने लड़ाई करने का अवसर नहीं है, हम धरने पर बैठ गए। धरने पर कैसा लगा आपको हमारा घर? काफी अच्छा है। अरे वाह, आपके घर में तो विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और वहीं विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों की ओर से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जल भराव को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम अपराधी बेखौफ हैं, इस तरह के पोस्टर लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। और वहीं विधानसभा की कार्रवाई में आप देख रहे थे, सुन रहे थे विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को और साथ लगा लड़ाई हो जाएगी तो आपके लोगों को हटाया। काले झंडे दिखा रहे थे, काला झंडा एक हमारा पार्टी का करता खींच लिया। मुख्यमंत्री जी उनको काले झंडे नहीं मिले तो काले छाते ले आए और छाता मेरे सामने ऐसे से घुमाने। अरे हमने कहा यार झंडा दिखाना तो सीख लो, क्योंकि सरकारी दल में विपक्ष में बहुत रहे हो, हम लोग ये बहुत किए हैं। इसके बाद फिर वहां हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ, गाली गुप्ता भी दिया, मेरी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। मैं पुलिस के बीच से मैं निकल गया, शांतपूर्ण ढंग से, बिना किसी उत्तेजना के, बिना किसी उसके मैं चुपचाप चला आया। यही वहां का दृश्य है। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग इस तरह से किसी नेता के साथ करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा? लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये मैं मानता हूं कि 10 मिनट में हटाने में हो सकता है सरकार का किसी का हाथ रहा हो, लेकिन आगे चल करके जब हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे, सारा मामला पार कर गए, 2 जगह रोक के गुंडई की गई। यही बात मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। और यार मेरा एक ही कहना है कि आप लोकतंत्र रक्षक हैं और आपके क्षेत्र में अगर हमें नहीं जाने देना था तो हमको सर्किट हाउस में रोक देते, पाड़े हाथा पर पुलिस लगा देते कि नहीं जाएंगे, हम नहीं जाते। लेकिन ले जाकर के वहां मुठभेड़ कराना ये अच्छी बात नहीं थी। मुख्यमंत्री जी यही बात कहना था। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के तो अलग अलग छोर हैं। इनका अरे सुनिए ना, में कब से विश्वास हो गया है, कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंद तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपने से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी आप तो इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं होने देना चाहिए, जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं।
आपके 3 दिन पहले मैं स्वयं उस विरासत गलियारे का दौरा किया था, मालूम है ना। मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर की सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर मैं एक व्यापारी से बात किया था और बातचीत करके, वो गोरखपुर की सबसे पुरानी मंडी है, आप तो गोरखपुर में पढ़े भी हैं, और सबसे पुराना बाजार है, लेकिन कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। वहां के मासूम बच्चे दम तोड़ते थे बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से 700 से लेकर 1500 बच्चों की प्रतिवर्ष मौत होती थी। आपकी विधानसभा के भी और सिद्धार्थनगर जनपद के भी सैकड़ों बच्चे मरते थे। कभी आप लोग कुछ नहीं किए, विकास के लिए आप लोग कुछ नहीं किए। अपने समय में विकास का आपका कोई एजेंडा नहीं था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। और वो विरासत गलियारा उसी पुराने माजा बाजार के पुनरुद्धार करने को, जिससे वहां के वहीं पे गोरखपुर का घर भी है, गीता प्रेस भी उसी से सटे हुए क्षेत्र में है, और गोरखपुर का सबसे प्राचीन बाजार भी जो मार्केट है उसी से जुड़ा हुआ है। उस मार्ग को बनाने के लिए और एक एक व्यक्ति, एक एक व्यापारी को कंपनसेशन देने की बात 3 दिन पहले मैंने स्वयं उस क्षेत्र का दौरा करने की बात की थी। उसके बाद राजनीति करने के लिए आप गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, बल्कि गोरखपुर के व्यापारियों ने आपका विरोध किया था। क्योंकि विरोध इसलिए भी किया था क्योंकि केवल वहीं का व्यापारी नहीं, प्रदेश भर के व्यापारी में समाजवादी पार्टी की चारों सरकारों के समय में जो भय और दहशत था, जो उनसे गुंडा टैक्स वसूली किया जाता था, उसके कारण व्यापारियों में आपके प्रति जो आक्रोश है, बार बार उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था। और व्यापारी इसी बात को लेकर आशंकित थे कि उनके विकास के लिए कोई कार्य हो रहा है, उसमें फिर विघ्न बाधा पैदा करने के लिए आप गए होंगे। और व्यापारियों ने इस चीज का विरोध किया था कि भाई आप वहां बिना बुलाए मेहमान आकर के टपक पड़े हैं, विघ्न बाधा पैदा कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो आपका सम्मान किया व्यापारियों ने। अगर कोई और होता तो बहुत कायदे से उनको सही ढंग से जवाब भी देते, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। क्योंकि समाजवादी पार्टी से उम्मीद की ही जा सकती है कि वे सुरक्षा की बात करेंगे और अच्छा विकास का कार्य कर सकेंगे। अब हो गया समाधान? हो गया नहीं हुआ? समाधान हो गया कि नहीं हो गया? बैठिए। चलिए, प्रश्नकाल होने दिए। चलिए अपने स्थान के ऊपर बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल होने दिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशू हैं जो आप उठाना चाहते हैं आज। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बात उठाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका समुचित जवाब दे दिया। फिर अभी इसकी क्या आवश्यकता है? हमारे पास इसकी क्या आवश्यकता है? नहीं, मेरी बात सुनिए। पूरी बात जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने उठाई थी उसका जवाब दे दिया गया सदन में। नेता प्रतिपक्ष का अपना सम्मान है और उसका सम्मान रखा गया हमारे पास। उसके बाद इसकी क्या जरूरत है? देखिए, ये विषय ये है कि आप लोग दो विषय है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, मेरा निवेदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने 2 बातें कही हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने 2 बातें कही हैं। आपने 2 बातें कही हैं। पहली बात तो आपने ये कहा
कि जिन्होंने आपका विरोध किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। आपने खुद इस बात को बोला है। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने स्वयं इस बात को कहा कि जो विरोध कर रहे थे वो बीजेपी के लोग नहीं थे। आपने स्वयं बोला। तो इसका मतलब जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो व्यापारी थे जिनके उसमें गए तो उन्होंने विरोध किया। दूसरी बात आपने ये कि आपके जाने का मन नहीं था, आपको ऊपर से कहा गया था जाने के लिए, ये भी आपने कही। तो दोनों विषय जब आपसे संबंधित नहीं है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चलो। अब आगे महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप समझते हो कि आगे महत्वपूर्ण विषय लिए जाए तो आगे बढ़ाएं। अगर आपका मन है कि नहीं चर्चा करनी तो आपका मन है। अरे वो आपको रोक रहे बोलने के लिए। देखो माननीय पांडे जी आपको कह रहे हैं ऐसे मत बोलो। पांडे जी आपको कह रहे हैं, मैंने सुन लिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष आपको कह रहे हैं ये बात मत बोलो। उनका अपमान हुआ ही नहीं, उनका अपमान कोई कर ही नहीं सकता। उनका कोई अपमान नहीं हुआ, ना अपमान कोई उनका करने का मंशा है किसी को। चलो हो गया बात हुई, आपका आ गया विषय, आगे चलिए। अब आगे प्रश्नकाल लें, प्रश्नकाल चलें। चलिए फिर अगर आप नहीं चलना चाहते तो फिर मैं प्रश्न संख्या बुला रहा हूं। नत्थी खा प्रश्न संख्या 1। डॉक्टर रागिनी, आपने कुछ पूछना है डॉक्टर रागिनी? तो पूछिए फिर अपनी जगह के ऊपर जाके, अपनी जगह पर पूछिए अगर आपने कुछ पूछना है। नहीं पूछना, नहीं पूछना। डॉक्टर रागिनी पूछना है कि नहीं पूछना? नहीं पूछना। आपका नाम है पंकज पटेल, आपने पंकज पटेल पूछना है? आपने पूछना है तो आप चलो। अरे चलो ना, मेरे को आकर बोल कर गए हो कि मैंने पूछना है तो चलो पूछो। पंकज पटेल जी पूछो। डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा ने कहा था कि वो भी इस विषय के ऊपर प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो मैंने उनको कहा था कि मैं आपको भी अवसर दूंगा। तो डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा, डॉक्टर आर के वर्मा, आपने पूछना है तो पूछो। आपने कहा था कि आप पूछना चाहते हो। चलिए हो गया, उनका अपमान करने का कोई मंशा नहीं है किसी के भी। नेता प्रतिपक्ष का सब लोग सम्मान करते हैं। आइए, चलिए आइए प्लीज, आइए प्लीज, आइए कमाल भाई, चलो चलिए प्लीज। माननीय नेता प्रतिपक्ष, बहुत सारे, अगर यही एक विषय है, अगर यही एक विषय आज की तारीख में प्रदेश में, तो इसी को लेकर खत्म कर देते हैं। अगर दूसरे विषय हैं तो उनको ले जाने दीजिए। वो बात मुख्यमंत्री जी का जवाब आ गया ना पूरा, उसके ऊपर पूरा जवाब आ गया। नहीं, कार्रवाई तो तब हुआ ना जब उन्होंने कहा कि वहां व्यापारी नहीं चाहते थे। नहीं बात हुई, कोई इशू नहीं हुआ, कोई इशू हुआ ही नहीं है। ना उसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, ना बीजेपी के वर्कर इन्वॉल्व थे। ये तो स्वयं उन्होंने कहा, ये तो स्वयं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि ना पुलिस वाले थे ना बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो जब दोनों लोग नहीं थे तो कार्रवाई किस पे हो रही? पार्टी के लोग बेल में हैं। इस आशय से हैं कि जो घटना हुई थी, हमारे मुख्यमंत्री से मांग है कि जहां जटाशंकर चौराहा और घंटा घर पर जो दुर्घटना हुई थी और बेटिया वो पांडे हाता में, इसकी आप एक जांच करा लें और अगर हम दोषी हों तो हमारे पर, नहीं तो जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की जरूरत है। हमारी संस्कृति का धमकी और ये माननीय अध्यक्ष, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं मानवर, ये धमकी से नहीं चलता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, जो इधर रहे हैं हाय बैठे वो इधर भी रहे हैं।
पुलिस को भी झेल चुके हैं, हम जैसे झेल रहे हैं, तो समस्याओं को गहराई शुरुआत ही गलत हुई ना, हैं? शुरुआत ही गलत हुई ना। आप कह रहे वो भी ऐसे ही झेल चुके हैं जैसे आप झेल। जांच करा दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने, मैंने नहीं कहा, आपने कहा। उन दो घटनाओं माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि जब ये लोग वहां थे वही झेल चुके हैं जो इन्होंने झेला। तो मैंने कहा शुरुआत ही गलत हुई थी ना, यही तो मैंने कहा है। चलो, उन्होंने कहा, मैंने थोड़ी कहा। उन्होंने कहा, मैंने ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा जब ये उधर थे। माननीय अध्यक्ष जी, ये नेता प्रतिपक्ष का पूरा सम्मान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्लीज जवाब तो सुनिए, कम से कम बोला। सुनिए। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सदन में यहाँ खड़े होके, ये हाउस के बाहर भी जब कभी बात हुई, तो विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष को हमेशा सम्मान दिया। और आज भी सम्मान है मानवा, आज भी नेता प्रतिपक्ष का सम्मान है। लेकिन एक बिला वजह का जो कोई बात ही नहीं हुई, उसका एक मुद्दा बनाया जा रहा है। कोई बात ही ऐसी नहीं हुई, कहीं पर अपमान हुआ नहीं। अगर अपमान होता तो जांच करा देते, अगर अपमान होता तो जांच जरूर करा देते, और जो दोषी होता उसे दंड भी मिल जाता। लेकिन कोई बात ही नहीं हुई, जांच का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। मानवा संरक्षण, ये बोल दो, यही माना जाए। देखिए, जिस समय ये बोल रहे थे माननीय संग्राम जी, जब आप बोल रहे थे तो आपने कहा था कि कोई बुलडोजर लगा दिया गया, एक जेसीबी लगा दी। नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, मेरी बात सुनो, उन्होंने जो कहा रिकॉर्ड पर है, एक सेकंड, जो उन्होंने कहा रिकॉर्ड पर है, अरे सुनो तो सही है, जो उन्होंने कहा वो रिकॉर्ड पर है। उन्होंने कहा कि ना वहां बीजेपी के कार्यकर्ता थे, ना वहां पुलिस थी, जब कोई सरकारी तंत्र नहीं था, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, तो बुलडोजर लगाया किसने? बुलडोजर ही नहीं लगाया गया, उसको उस पर चढ़ के नारे लगाए जा रहे थे, रास्ते रोके जा रहे, ऐसा नहीं। चलिए, नेता प्रतिपक्ष का सम्मान है, सब लोग सम्मान। संग्राम सिंह ने उसे कहा था, इसलिए मैं दोहराया नहीं। आप लोग यहाँ बताइए। अरे ऐसा कुछ नहीं, उनका सब लोग सम्मान करते हैं सर। माननीय नेता प्रतिपक्ष का सभी लोग सम्मान करते हैं, और वो तो सरकार ने कहा। बोलिए, कोई विषय नहीं है ना, कोई उनका सम्मान। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा, माननीय नेता प्रतिपक्ष का सम्मान सदन के अंदर भी और बाहर भी सब जगह है। नागपुर में कुछ ऐसा गिरोह है जिसका संरक्षण प्राप्त है। कोई जाता है तो, अब जैसे मुख्यमंत्री ने कहा व्यापारी, मेरे पास फुटेज है, व्यापारी हम लोगों को माला भी पहना रहे थे, फूल भी दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि व्यापारी रास्ता तो वो रोक रहे थे जिनको संरक्षण प्राप्त है वहाँ। हम और कुछ नहीं कहते, आप इसकी जांच करा लो। जटाशंकर चौराहा, घंटा घर गाड़ी तोड़ने की कोशिश हुई, मुझे गाड़ी से खींचने की कोशिश हुई, इसकी जांच करा लो। मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता। अच्छा ये बताइए, आज बुलडोजर लगा के रास्ता रोका जाएगा? लगा था बुलडोजर? नेता प्रतिपक्ष का अपमान। चलिए आप लोग, चलो आगे बढ़ाते हैं, सब कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। चलिए आगे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। चलिए,
चलो बंद करो, फिर बैठो वहां ना, बंद करो झूठ बोलना। चलो चलिए, प्रश्न संख्या 1, अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1। मैं फिर एक बार बुला रहा हूं, डॉक्टर रागिनी नहीं, श्री पंकज पटेल नहीं, नथी गाप। प्रश्न संख्या 1, श्री अरमान खान पूछना चाहते हैं कुछ? नहीं। चलिए, प्रश्न संख्या 2, डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा और इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया। प्रश्न संख्या 2, कुछ पूछना चाहते हैं तो चलिए पूछिए। नहीं पूछना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 3, श्री समरपाल जी, समरपाल सिंह जी, समरपाल जी कहां हैं? समरपाल जी हैं? समरपाल जी, श्री समरपाल सिंह जी, आप मेरे ख्याल संतुष्ट हैं उत्तर से, तो पूछना नहीं चाहते। मोहम्मद फहीम इरफान, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, मोहम्मद फहीम इरफान। फहीम इरफान साहब, आप तो बहुत एक्टिव रहते हैं, पूछना चाहते हैं, पूछिए। नहीं। श्री अखिलेश, श्री अखिलेश, प्रश्न संख्या 5 नहीं। श्री पंकज पटेल, श्री पंकज पटेल, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6, श्री पंकज पटेल, पंकज पटेल, पंकज पटेल, कुछ पूछना चाहते हैं तो चलिए। नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 7, श्री पंकज कुमार मलिक, पंकज कुमार मलिक, पंकज मलिक, प्रश्न संख्या 7 नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 8, श्री अतुल प्रधान, श्री अतुल प्रधान नहीं पूछना चाहते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 10, डॉक्टर संग्राम यादव, डॉक्टर संग्राम यादव नहीं पूछना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 11, श्री महेंद्र यादव नहीं पूछना चाहते। प्रश्न संख्या 12, इंजीनियर सचिन यादव उर्फ जखई यादव, सचिन यादव उर्फ जखई यादव। सचिन भाई, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर वेलकम, आइए पूछिए। नहीं पूछना चाहते। स्वामी ओमवेश जी, प्रश्न संख्या 13। स्वामी जी, आप तो पूछ लो, आप तो इन सबसे ऊपर हो, आओ पूछो। अरे आप देखो, आप स्वामी हो और स्वामी इन सब बातों से ऊपर होता है। आइए पूछिए, चलिए स्वामी जी पूछिए, आइए पूछिए अपनी सीट। आप पूछिए, प्लीज प्लीज आप पूछिए। नेताजी का सम्मान हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं। चलिए, नहीं पूछना चाहते हैं। 14, डॉक्टर पल्लवी पटेल, आप पूछिए प्लीज। डॉक्टर पल्लवी पटेल, माननीय उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर पल्लवी पटेल प्रश्न कर रही हैं, आप जरा उसको नोट करके उसका उत्तर देंगे। डॉक्टर पल्लवी पटेल पूछिए, पूछिए प्लीज। आप लगाइए। हाँ चलिए पूछिए, डॉक्टर पल्लवी पटेल पूछिए प्लीज। दुनिया भर में मौत के कारणों में से एक बहुत अभिन्न कारण है कैंसर, और देश के दुनिया के अन्य देशों की भांति एक गंभीर जन समस्या चुनौती बना हुआ है। सर्वप्रथम ये समझना बहुत जरूरी है। उत्तर अब उत्तर नहीं, उसके बाद पूछेगा, अभी प्रश्न चल रहा है, बैठिए। एक बीमारियों का समूह है जिसमें वेरीड कॉन्स्टेंट्स है, और हर कैंसर के कारण, लक्षण, निवारण, उपचार अलग अलग पद्धति से होता है। अगर कैंसर के इतने वेरीड ग्रुप को शीघ्र जांच न की जाए और यदि सटीक जांच न की जाए तो उसके बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट्स नजर हमारे सामने आते हैं। सर्वप्रथम, यदि शीघ्र जांच ना हो तो लेटर स्टेजेस पे इस ग्रुप ऑफ डिजीज को क्योर नहीं किया जा सकता, इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड इनक्योरेबल। दूसरा, यदि सटीक जांच ना हो, अगर सटीक जांच ना हो तो अनावश्यक जो चिकित्सीय प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद जो उपचार के बाद जो रिजल्ट निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट पुनः एक चुनौती बनकर हमारे सामने उभर कर आता है। और ऐसी तमाम समस्याओं का समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के अनुसंधान केंद्रों की जरूरत हमको होती है, जहां पर जांच की दर को बढ़ाया जा सके, जहां पर इन ग्रुप्स के जो वैरिड प्रकार के कैंसर होते हैं उनके लिए चिकित्सीय व्यवस्था प्रक्रियाओं की इनोवेशन किया जा सके। इसी बाबत
लगभग मैंने अपना सवाल पूछा था और जैसी अपेक्षा की थी, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य, सूबे में जहां 403 विधानसभाएं हैं, जहां की आबादी 25 करोड़ है, वहां पर सरकारी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट मात्र एक है, और जिसमें एक जवाब में ये भी मिलता है कि 2020 से 2025 तक 106 पेशेंट्स जो रजिस्टर और भर्ती किए गए थे, आज वो संख्या लगभग 25,000 पहुंच चुकी है। मैंने इस प्रश्न को पिछले सत्र में भी उठाया था और उस सत्र के दौरान सत्ता पक्ष की तरफ से माननीय सदस्य ने अपना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाते हुए इस गंभीर विषय पर जो जवाब दिया था, मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं और अपेक्षा करती हूं कि आज जो मेरा सवाल है उस पर इस बात को ध्यान रखते हुए कि सबसे बड़े सूबे 25 करोड़ की आबादी वाले इस सूबे में, जहां पर लगभग प्रति 1 लाख पेशेंट्स अगर टेस्ट किए जाते हैं तो 100 के ऊपर कैंसर पेशेंट्स डायग्नोज होते हैं, इस बात की गंभीरता को समझते हुए कि 25 करोड़ आबादी वाले इस प्रदेश में आज हमारे पास जो एक कैंसर इंस्टीट्यूट, रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट सरकारी है, उसके ऊपर शीघ्र और सटीक जांच का जो लोड है, उसकी वजह से यहाँ डिले होता है रिजल्ट निकल के आए, और शायद इसीलिए अगर सरकारी कोष से भी हमको पैसा मिलता है, एक दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए पैसा, वो भी नाकाफी होता है, वी लूज अपॉन द लाइफ्स। तो मेरा अनुपूरक सवाल माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना है कि जहां हमारा विजन इस बात पे है और इस देश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने हर वक्तव्य में कहते हैं कि हम कैंसर मुक्त भारत की ओर बढ़ रहे हैं और उसके लिए हमारा एक विजन है, तो क्या इस विजन में ये समाहित नहीं होता कि इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में रिसर्च कैंसर इंस्टीट्यूट सरकारी खर्चे पे, और जहां लोग जा करके आसानी से अपनी जांच करा सके, रिजल्ट्स मिल सके और ट्रीटमेंट शुरू करा सके, क्या ऐसे रिसर्च सेंटर की यहाँ आवश्यकता महसूस नहीं होती? क्या जैसे हमने ODOP पे काम किया है, क्या उसी तर्ज पर वन मंडल, वन सरकारी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना सरकार करने की मंशा रखती है, और यदि रखती है तो उसको कब तक उत्तर प्रदेश के धरातल पर हम कार्य करते हुए देखेंगे, और यदि नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री, कैंसर जैसे गंभीर रोगों के इलाज के लिए हमारे पास कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान के अतिरिक्त लखनऊ में KGMU, कानपुर में मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, अलीगढ़, मेरठ में कैंसर का इलाज उपलब्ध है। इसके अलावा मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पूरे देश में डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाने का निर्देश दिया है। उत्तर प्रदेश में भी 8 जनपदों को छोड़ करके, जहां 8 जनपदों में कैंसर के चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है, उनको छोड़ करके 67 डे केयर सेंटर प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसके अलावा लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं और कैंसर रोगों की इलाज के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है, और जो गंभीर रोगों से ग्रसित रोगी हैं, जिनके पास धन का अभाव है, इनको माननीय मुख्यमंत्री सहायता कोष से आयुष्मान भारत योजना के साथ अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़ करके निःशुल्क इलाज प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर पल्लवी, मैंने रिसर्च सेंटर की बात की है और आप जो डेटा दे रहे हैं वो केयर यूनिट्स और हॉस्पिटल्स का दे रहे हैं। यही जवाब पिछले सदन में मुझे दिया था, जिसके बाबत मैंने कहा कि इस गंभीर विषय पर बड़ा ही गैर जिम्मेदार जवाब दिया गया, क्योंकि उल्लेखनीय है आपके जवाब में ये है कि रिसर्च सेंटर हमारे पास सिर्फ एक है, जहाँ पर विविध प्रक्रिया, विविध टेस्ट का इजाद होता है और प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं, लेकिन केयर सेंटर्स में उन्हीं ट्रीटमेंट के अनुसार ट्रीटमेंट होता है, जांच कोई जानकारी नहीं दी जाती। इसीलिए इस प्रश्न के माध्यम से मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्थापित करने की बात की है, हॉस्पिटल्स और केयर यूनिट की बात नहीं की। महोदय, कल्याण सिंह इंस्टीट्यूट में पूरी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं और हम लगातार विभिन्न जो रिसर्च सेंटर से उनके संपर्क में रहते हैं, डाटा कलेक्ट करके कैंसर रिसर्च पर हम लोग काम कर रहे हैं। यदि आवश्यकता
अगला प्रश्न संख्या 15 श्री संदीप सिंह। माननीय अध्यक्ष जी, एक तरफ तो ये व्यवस्थित नहीं है। मेरा समस्या हाउस स्थगित कर दे माननीय, हाउस स्थगित कर दे माननीय, आगे कार्रवाई लेके बढ़ाएं। तो यूपी विधानसभा सत्र की शुरुआत आज से हुई और शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो चुका था और साथ में देखा भी गया जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बैठते हैं और कार्रवाई शुरू करते हैं वैसे ही विपक्षी पार्टियों की ओर से हंगामा शुरू हो जाता है। मनीष हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए। मनीष, एक ओर सदन की कार्रवाई चल रही है, दूसरी ओर जो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन देखा जा रहा है, तरह तरह के मुद्दे को लेकर के विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं। सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों ही तरफ हंगामे देखे जा रहे हैं। क्या है आज की तस्वीर बाहर की? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो आज मानसून सत्र की शुरुआत हो गई और जिस प्रकार से जो है विपक्षी दल की अगर सबसे पहले बात की जाए तो वो जो दल है विधानसभा पहुंच कर के उनके द्वारा जो है पूरी तरीके से विरोध किया गया। उनका साफ तौर से कहना था कि किसान, शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर के जो है विधानसभा में चर्चा की जाए। वहीं पर अगर हम सत्ताधारी दल की बात करें तो उनका साफ तौर से ये कहना था कि हम 2047 के विज़न को लेकर के जो है चर्चा करना चाहते हैं। तो इन्हीं विवादों के अंतर्गत जो है ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से विद्युतीकरण, निजीकरण को लेकर के जो है जहां पर विपक्ष के दल जो है लगातार विरोध कर रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि निजीकरण में जिस प्रकार से पूरे विद्युत कर्मचारियों की पूरी तरीके से सहमति होनी चाहिए और जो विद्युत कर्मचारी हैं वो लगातार सरकार का के इस निर्णय का जो है विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि चाहे वो पूर्वांचल हो चाहे मध्यांचल हो, लगातार विद्युत विभाग वहाँ पर फायदे में है, उसके बाद भी निजी हाथों में दिया जा रहा है, निजी घरानों में देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो खामियां निकाल करके वो लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर के जो विद्युत कर्मचारी हैं उन्होंने जो विधायक हैं और जो सांसद हैं उनको कल उनके द्वारा पत्र भी लिखा गया था, क्योंकि आज मानसून सत्र की शुरुआत है। इसी को लेकर के अगर देखा जाए तो विपक्षी दल लगातार इसी मुद्दे को अहम मानते हुए बाकी जिस प्रकार से स्कूलों को जो मर्ज करने का जो पूरा तरीके से प्लान चल रहा है तो वो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के लगातार विपक्ष विरोध कर रहा है। विधानसभा में लगातार हंगामा चल रहा है। हालांकि उसमें कुछ लोग अपने बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन नारेबाजी लगातार चल रही है। समाजवादी पार्टी के द्वारा उनका साफ तौर से कहना है कि हम 2047 के मुद्दे के विरोध में हैं। पहले जो इस पर हम चर्चा बिल्कुल नहीं चाहते। पहले चर्चा जो है किसान, शिक्षा और साथ ही साथ निजीकरण, जो भी संस्थान को निजीकरण किया जा रहा है, हम इस पे चर्चा चाहते हैं, बेरोजगारी पे चर्चा चाहते हैं। लेकिन यही एक सबसे बड़ी बात है, इसी को लेकर के जो है सदन में पूरी तरीके से हंगामा मचा हुआ है। मनीष आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं और विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, 15 मिनट के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। विधानसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। हंगामे के बीच कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। प्रश्नकाल के दौरान हंगामा चूंकि देखा गया और इस बीच कार्रवाई को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। मनीष, कार्रवाई स्थगित हो गई है, 15 मिनट का समय स्थगन का दिया गया है, लेकिन प्रश्नकाल का दौर चल रहा था। लगातार सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष सबका नाम लेकर के बाकायदे पूछ रहे थे कि आपको क्या सवाल करना, तो किसी भी विपक्षी दल के नेता ने एक सवाल नहीं किया सिवाय पल्लवी पटेल के। तो आक्रोश किस बात का? और अगर प्रश्नकाल जब चल रहा था तो प्रश्न पूछने चाहिए थे, समय दिया जा रहा था।
बिल्कुल अगर ये बात कही जाए जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अभी मीडिया के सामने जब मुखातिब हुए थे तो उन्होंने यही रिक्वेस्ट की थी विपक्षी दलों से कि वो जो है सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। आज प्रश्नकाल है, लेकिन जिस प्रकार से सतीश महाना जी लगातार जो है सबका नाम ले करके जो है प्रश्नकाल के लिए कुछ कह रहे थे, लेकिन कोई भी जो है प्रश्नकाल ना करने के लिए सामने नहीं आया। सिर्फ पल्लवी पटेल ही उन्होंने ही अपना प्रश्नकाल रखा। बाकी अगर विपक्षी दल के जो नेता हैं वो लगातार जो है अपनी नारेबाजी करते रहे। इसी को चलते जो है 15 मिनट के लिए सदन स्थगित किया गया। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से कल के दौर से ही देखा जाए, जहां पर सत्ताधारी दल लगातार विधायकों के साथ मीटिंग कर रहा था, वहीं विपक्षी दल भी लगातार अपने मुद्दों को लेकर के उन्होंने भी, जिसमें खास तौर से समाजवादी पार्टी ने भी अपने सारे विधायकों MLC को बुला करके जो है उनसे चर्चा की थी। और चर्चा पर जिस प्रकार से उनका विरोधाभास बयान सामने आए थे, उससे ये महसूस हो रहा था कि सदन का चलना बड़ा ही मुश्किल होगा। जिस प्रकार से दोनों ही पक्ष और विपक्ष के सवाल जो हैं बिल्कुल अलग अलग है, जिसका शुरुआती दौर में अगर देखा जाए सुबह का वक्त जब समाजवादी पार्टी जब नेता पहुंचे तो विधानसभा के बाहर ही उनके द्वारा प्रदर्शन करना की शुरुआत हो गई, और जिससे उनके जो मंसूबे थे वो मालूम हो गए। उनका साफ तौर से कहना है कि जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे, वो सबसे पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए। 2047 का विजन जो सरकार लेकर चल रही है, तो वो एक बात का विषय है। सबसे पहले जो है इन अहम मुद्दों पर चर्चा हो, जिस पे इस पर जो नतीजे सामने आ सके। लेकिन इसी विरोधाभास के अंतर्गत जो है ये विपक्ष का लगातार विधानसभा में सत्र में विरोध चल रहा है, जिसके चलते ये समस्या देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल मनीष, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। फिलहाल खबर बता रहे हैं आपको, विपक्ष का हंगामा चल रहा है विधानसभा के बाहर, और विधानसभा के बाहर विपक्ष का हंगामा और लोकसभा के बाहर भी विपक्ष का हंगामा चल रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लोकसभा के बाहर भी प्रदर्शन चल रहा है, चूंकि लगातार विपक्ष अपने मुद्दे उठा रहा है और उन मुद्दों को लेकर के हाथ में पोस्टर लेकर के नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। SIR को लेकर के विपक्ष का ये हंगामा बेहद तेज गति से लोकसभा के बाहर भारी संख्या में विपक्षी दल एकजुट होते हुए और हंगामा करते नजर आ रहे हैं। SIR को लेकर के विपक्षी पार्टियों का ये हंगामा, एक तरफ यूपी विधानसभा के बाहर हंगामा, दूसरी तरफ लोकसभा के बाहर हंगामा। SIR को लेकर के लोकसभा के बाहर विपक्षियों का हंगामा देखा जा रहा है और भारी संख्या में हाथों में पोस्टर लेकर के उन मुद्दों की बात कर रहा है कि इन मुद्दों पर चर्चा की जाए, जो सवाल उठाए जा रहे हैं उनका जवाब दिया जाए और जांच कराई जाए। तो राहुल गांधी को आप देख सकते हैं, हंगामा तो हाथ में पोस्टर और होर्डिंग्स लेकर के हंगामा करती ये तस्वीर दिखा रहे हैं। लोकसभा के बाहर की तस्वीर, राहुल गांधी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन चल रहा है। संसद भवन के बाहर BNS की धारा 163 लागू कर दी गई। ECI यानी कि चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर ये जोरदार का प्रदर्शन, SIR को लेकर विपक्ष का हंगामा। दिल्ली से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा के बाहर चुनाव आयोग कार्यालय पर भी प्रदर्शन चल रहा है बाहर, और विपक्षी दलों का जोरदार का ये प्रदर्शन। एक और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कई बड़े नेता मौजूद हैं इस प्रदर्शन में। दूसरी तरफ अगर बात करें तो यूपी विधानसभा के बाहर भी कई मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन चल रहा है, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर के, साथ ही साथ जिस तरह से बाढ़ आई है, बाढ़ को लेकर के भी प्रदर्शन चल रहा है। तो दो तस्वीरें आपको दिखाई, एक और जहां यूपी विधानसभा के बाहर प्रदर्शन, दूसरी ओर लोकसभा के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है। बिहार से आपको एक खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और खतरे के निशान को पार कर चुका है। नदी के रौद्र रूप ने शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक तबाही मचानी शुरू कर दी है। गंगा के उफान से जगह जगह पानी भर गया है, जिससे कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग दहशत में हैं और सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH
पर भी बाढ़ का असर देखने को मिल रहा है। सड़क पर तेज बहाव के कारण भागलपुर से मुंगेर की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यह निर्णय लिया है ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। इधर बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस राहत या मदद नहीं मिली है। कहीं कहीं राहत शिविर भी लगाए गए, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते भी पानी भरा हुआ है। लोग जाने से भी कतराने लगे हैं। बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की। साथ ही उनका कहना है कि हर साल बाढ़ आती है, लेकिन सरकार की तैयारी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाती है। कहाँ जाएगी? नहीं, सरकार की योजना चलता है। कहीं एक भी पंचायत में साधन बता दीजिए, किसी जगह की शौचालय बना हुआ है सरकारी, कहीं एक बता दीजिए। कहीं नहीं बना, कहीं एक भी बता दीजिए। राहत शिविर चल रहा है, कहीं कुछ नहीं, कोई राहत शिविर का यहाँ कोई चर्चा नहीं बनता है, खाली हवा में चलता है। पानी देखिए सर, बच्चा सोता है चौकी पर, नीचे पानी है, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, भूखे रहेगा। तो चौकी नहीं चल, जो चौकी तो राहत शिविर नहीं चलाई है कोई सरकार? कुछ नहीं चलाया है। 80 दिन से सब घोर घोर के पीते हैं, रहते हैं, सो जाते हैं। द्वार में भरी खाना, भरी द्वारी स्लीपर, भरी जाऊं, भरी अथी पुनी घर भरी। अच्छा, वहाँ पर कोई तरह का पदाधिकारी है, कोई नेता सब पहुँचलो छ? कुछ कहीं ना भी। या कोई राहत शिविर लगलो है यहाँ पर जैसे? अभी कुछ ना। और एक बात बताबो कि यहाँ तो रोड के किनारा में एन एस ठीक बगल में डेरा डंडा गिरा के कोई पदाधिकारी आवे छो तो पूछे नहीं छो? अभी कुछ कहीं ना, 4 दिन हो गया, कुछ नहीं आया। और बिहार के खगड़िया जिले में गंगा और गंडक नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि से बाढ़ की स्थिति भयावह होती जा रही है। जिले के गोगरी, परबत्ता, बेलदौर, चौथम और खगड़िया प्रखंड के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ के कारण हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और राहत की उम्मीद भी खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति दिन प्रतिदिन और दयनीय होती जा रही है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए नाव की व्यवस्था बेहद जरूरी है ताकि उन्हें समय पर सूखा राशन, दवाइयां और अन्य जरूरी राहत सामग्री दी जा सके। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से कुछ राहत शिविर और खाने पीने की व्यवस्था की गई है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं साबित हो पा रही है। खासकर गांव के भीतर जो लोग अभी भी अपने घरों में फंसे हैं, वहां राहत पहुंचाना बड़ी चुनौती बन गई है और इस बीच प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के आक्रोश भी बढ़ने लगा है। किसान नेताओं ने सांसद और राजेश वर्मा पर निष्क्रियता का आरोप लगाया और कहा कि उनका पुतला भी दहन किया है, साथ ही चेतावनी भी दी है। वहीं जिला अधिकारी ने कहा कि जनता की पीड़ा को कम करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। हो गया है बाढ़ आने से, इस दिन से कोई भी आदमी यहाँ पर देखा सुनी करने के लिए नहीं आया है। हम लोग घर में पानी भैट डाल हो चुका है, घर में जाकर के सर्च किया जाए। सांप बीच घर में हर जगह पर पड़ा हुआ है। हम लोग डर के मारे रोड पर पड़े हुए हैं। न यहाँ पानी का व्यवस्था हुआ, न कोई देखने के लिए आया, न पन्नी का कोई व्यवस्था हुआ। पॉलिथीन का छोटा छोटा बच्चा है, हम लोग का रोड पर गाड़ी घोड़ा का मंच करते हैं। अभी बाढ़ की विभीषिका से परबत्ता, गोगरी, खगड़िया और मानसी के लगभग 23 पंचायत प्रभावित है और कहीं भी राहत कैंप जिला प्रशासन के द्वारा मात्र एक गोगरी और खगड़िया में खोला गया है। परबत्ता, मानसी और अन्य जगह पे नहीं खोला गया है। मेडिकल टीम जो नौका पे बैठ करके जो डिलीवरी पेशेंट गांव देहात गरीब गुरबा है उसको हार करके, मतलब उसको ले करके सदर अस्पताल या संरक्षित जगह नहीं पहुंचा रहा है। ये खेद की बात है और नौका का व्यवस्था जिला प्रशासन नहीं किया है और सांसद अभी तक क्षेत्र भ्रमण तक बाढ़ पीड़ितों के बीच नहीं गया है। किसान मंच काफी इसका खिलाफत कर रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले के सियोसर में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन किया। उन्होंने इस अवसर पर सरस्वती जलाशय, जैव विविधता वाटिका और जंगल सफारी का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर नागरिक का दायित्व है। उन्होंने बताया
हरियाणा सरकार ने 2 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा, जिससे कि जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं से बचा जा सके। मुख्यमंत्री ने वन महोत्सव को प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशहाल भविष्य का प्रतीक बताया। सैनी ने कहा कि वृक्ष सिर्फ लकड़ी के स्रोत नहीं बल्कि जीवन का आधार हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान का उल्लेख करते हुए बताया है कि हरियाणा में इस अभियान के पहले चरण में 1 करोड़ 87 लाख पौधे लगाए गए हैं। और फरीदाबाद के बल्लभगढ़ उपमंडल कार्यालय में प्राइवेट व्यक्तियों का दखल लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला वार्ड नंबर 41 से पार्षद चुनाव लड़ चुके विनोद गोस्वामी का है, जो म्यूटेशन कार्य के लिए कई दिनों से पटवारी धर्मवीर से संपर्क कर रहे थे। आरोप है कि पटवारी के प्राइवेट गुर्गे ने विनोद गोस्वामी से न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि उन्हें गाली भी दी है। विनोद गोस्वामी का कहना है कि पटवारी खुद काम ना कर अपने निजी आदमी के जरिए काम करवा रहा है, जो लोगों से पैसे लेकर के सरकारी काम करता है। पैसे ना देने पर अभद्रता करता है और इस मामले की शिकायत विनोद गोस्वामी ने बल्लभगढ़ एसडीएम मयंक भारद्वाज से की और वहीं एसडीएम ने बताया कि उन्होंने तहसीलदार को जांच के आदेश दिए हैं और स्पष्ट किया है कि किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को तहसील परिसर में काम करने की अनुमति ना दी जाए। आज मैं बल्लभगढ़ मंडल के अंदर अपनी म्यूटेशन चढ़वाना आया था रजिस्ट्रियों की। जब मैंने रजिस्ट्री को उनको 3.5 महीने से दे रखी है, तब मैंने उनसे बात करी कि मेरी म्यूटेशन चढ़ी नहीं चढ़ी। एक हरीश नाम का लड़का है जो सरकारी कागजों को छेड़ता है। मैंने उनसे पूछा मेरी म्यूटेशन चढ़ी, उसने तू तड़ा करके बात करने लगे और कुछ गलत लगा। और वो हरीश है कौन? हरीश को मैं नहीं जानता, ना सरकारी आदमी है। वो बताते हैं कि गुर्गे हैं वो पटवारी के। कौन है पटवारी आपका? आपको तो पटवारी से बात करनी चाहिए थी। मैंने उनसे बात करी, वो बार बार उसके पास भेज देता था। मैं बार बार पटवारी के पास जाता था, पटवारी उनके पास भेज देता था। वो सुबह शाम। कौन है पटवारी? पटवारी है मिस्टर धर्मवीर जी। एक एप्लीकेंट आए थे यहाँ पे, उनका कोई म्यूटेशन का काम था, तो उसमें कुछ उनकी कहासुनी हुई है। वहाँ पे पटवारी वगैरह मौजूद थे और उन्होंने ऐसा एलिगेशन लगाया कि कोई उनका और भी कोई पता नहीं किससे कहासुनी हुई है, कोई हरीश नाम का व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति तो अभी हरीश नाम का आया नहीं है, बट तहसीलदार बल्लभगढ़ से इस बारे में रिपोर्ट ली गई है और आज ही तहसीलदार बल्लभगढ़ रिपोर्ट सबमिट करेंगे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त, जो भी अगर मिसबिहेव किया है किसी ने एप्लीकेंट के खिलाफ, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।